हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवनीत खंडेलवाल, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए। इंडियन पॉलिटी का ये एक मेजर टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, सेनापति होता है, देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। अब आपको अगर क्या राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकते? मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे पद से नहीं हटाया जाता है। उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। ऐसा हमारे संविधान में इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत का संविधान राष्ट्रपति के अधीन है। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, यानी पदच्युत किया जाता है, रिमूवल ऑन द पोस्ट किया जाता है, तो ऐसी दशा में भारतीय संविधान की ख्याति खराब हो सकती है। दुनिया में बहुत से देश और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे संविधान का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारे संविधान में क्लॉज जोड़ा गया, अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है तो ऐसी दशा में उसे हटाया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, महाप्रमुख होता है, महामहिम होता है, सर्वेसर्वा होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, राजा होता है, मुखिया होता है। ऐसी दशा में उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। देश में समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, समस्त शासकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति होता तो एक व्यक्ति है। अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है, संविधान के प्रावधानों का खंडन करता है या वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो ऐसी दशा में उसे एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जब न्यायाधीश के सदस्य, निर्वाचन आयोग के सदस्य, अगर ये लोग भी पद का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसी होती है, अगर ये पद का दुरुपयोग करते हैं तो इनके लिए भी महाभियोग प्रक्रिया के समकक्ष प्रक्रिया से गुजरना होता है और उन्हें भी इसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि राष्ट्रपति देश का सर्वेसर्वा होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, महामहिम होता है, राजा होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का प्रधान होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। देश में समस्त शासकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा ओहदा होने के कारण उसे हटाने के लिए ये प्रक्रिया क्यों ली गई? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति प्रमुख होता है, इसलिए देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और जब तक वो पद पे बना हुआ है उसे आप हटा नहीं सकते। लेकिन अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है, संविधान के प्रावधानों का खंडन करता है, तो पहले उस पर एक जांच आयोग बैठता है और जब वो जांच आयोग क्लियर कर देता है तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है और इस प्रक्रिया को ही महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, इधर देखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और महाभियोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संविधान में इसका उल्लेख तो संविधान में इसका उल्लेख जो है वो भाग 5 में आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में बताया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है? तो ध्यान, भाग 5 में कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो ध्यान, आर्टिकल 61। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की, जैसे राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 52 में आता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति को हटाने का जो नियम है, जो आर्टिकल है, वो 61 है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? 61। या ऐसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल 61, यानी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब सबसे पहले तो महाभियोग क्या होता है, मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं। महाभियोग को अंग्रेजी में
इम्पीचमेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है, लैटिन भाषा के वर्ड से। ये रोमन कैथोलिक लैंग्वेज है, दक्षिण अमेरिका की भाषा है। लैटिन भाषा के इम्पेच वर्ड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पकड़ा जाना होता है। यानी इम्पीचमेंट शब्द बनाए इम्पेच से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी में होता है पकड़ा जाना। अगर कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करेगा, संविधान के प्रावधानों का खंडन करेगा, अतिक्रमण करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो ऐसी दशा में उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए वो उसने ये क्राइम किया है या नहीं किया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है या नहीं किया, ये चीज जानने के लिए एक प्रोसेस चलाई गई जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये टॉपिक कंपटीशन की एग्जाम से सबसे ज्यादा काम का है, जिसका नाम है राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया। ऐसे ही आप पढ़ोगे न्यायाधीश पे महाभियोग प्रक्रिया, ऐसे आप पढ़ोगे केक पे महाभियोग प्रक्रिया। तो ये महाभियोग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि आर्टिकल 124 के तहत हम न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया का यूज करते हैं, आर्टिकल 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये समझ ही नहीं पाते महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह से पकड़ा जाना। जब कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, ये महाभियोग प्रक्रिया को हमने संविधान के किस देश, हमने इसको संविधान में किस देश से लिए? मैं बताना चाहूंगा, भारत का संविधान बनाने के लिए हमने लगभग 60 देशों से ज्यादा देशों का हमने संविधान का अध्ययन किया, और करीब 114 दिन की बहस के दौरान हमने इस संविधान के प्रारूप को तैयार किया, और 2 वर्ष 11 व 18 दिन में हमने संविधान को लिखा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ऐसे आपसे पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित उपवन कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाता है, यानी सोर्सेस ऑफ द टॉपिक ये पूछा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट प्रोसेस किस देश के संविधान से ली गई है? तो माय डियर ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से हमने महाभियोग प्रक्रिया को लिया है। मैं आपको ब्रीफ में पॉइंट्स बता रहा हूं, ये पॉइंट जो बनेंगे। तो एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, तो आपको भाग 5 बताना है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको आर्टिकल 61 बताना है। महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो आपको बताना है अमेरिका से ली गई है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया किसके अधीन आती है, अंडर किसके अंदर? तो महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संसद के अधीन आती है। यानी राष्ट्रपति ने अगर पद का दुरुपयोग किया है या नहीं किया, इसका फैसला भारतीय संसद करेगी। संसद के दोनों सदन मिलकर इस पर जांच करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, नहीं तो राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक व्यक्ति है, इसलिए उसे एक सरकारी आवास दिया जाता है जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति निवास करता है तो एक शासकीय पद पर रहते हुए शासकीय कार्यों का कर्तव्य पूर्ण करता है। उस दौरान अगर वो पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर एक जांच बिठाई जाती है, एक प्रक्रिया गुजरनी होती है, और उसी प्रक्रिया को हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। एक बात तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जब तक पद पे बना हुआ है उसके खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया जा सकता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, किसी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति जब तक पद पर है तब तक वह स्वतंत्र है, एक सरकारी व्यक्ति है, शासकीय कर्तव्य को निरूपण करेगा, और साथ ही वह देश के महामहिम पद पर कार्य करेगा। इसलिए राष्ट्रपति जब तक बनता है वो 5 साल तक अपने पद पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। इसलिए आपके मन में एक प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति एक बार बन गया तो क्या वो 5 साल तक
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पद का दुरुपयोग करेगा तो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर वो आरोप साबित होते हैं तो फिर उस पर प्रस्ताव लाया जाता है, फिर प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति पर, तो ध्यान रखिएगा ये प्रक्रिया किसके अधीन आती है? संसद के अधीन। ध्यान रखिएगा किसके अधीन आती है? संसद के अधीन आती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है तो कौन लेकर आता है? संसद में लाते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है इस पे आज हम चर्चा करें। तो आपके सामने मैं एक चार्ट बना रहा हूं, बोर्ड की तरफ देखिएगा दोस्तों, बहुत काम का है। ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में काफी बार आता है दोस्तों, और इसमें काफी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये मेरा टाइटल है, बोर्ड की तरफ देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभियोग प्रक्रिया किसके अधीन आती है, तो दोस्तों भी आपको पता चला महाभियोग प्रक्रिया जो आती है वो संसद के अधीन आती है, पार्लियामेंट के अधीन आती है। महाभियोग प्रक्रिया किसके अधीन आती है दोस्तों? संसद के अधीन आती है। अब बात करें संसद में इसकी शुरुआत कौन करता है, क्योंकि संसद दो सदनों से मिलकर बना है, राज्यसभा और लोकसभा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में सर्वप्रथम कौन सा सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है, ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि महाभियोग प्रक्रिया किसके अधीन आती है? संसद में। अगर राष्ट्रपति सही है या गलत है, उसने पद का दुरुपयोग किया है या नहीं किया, यह सब कुछ का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। यानी संसद ही राष्ट्रपति को हटा सकती है, लेकिन हटाने के लिए उसे एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसे हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, जैसा कि मैं बता रहा हूं हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये किसके अंडर में आता है? संसद के अंडर में। इसकी शुरुआत दोनों में से कोई भी, ये ध्यान रखना, यानी दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद में सर्वप्रथम कौन सा सदन प्रस्ताव ला सकता है, यानी महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों में से कोई भी, और ऑप्शन डी दोनों नहीं। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। यानी आज हम एक मेजर टॉपिक पर चर्चा करें जिसका नाम है महाभियोग, और इसमें से ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि महाभियोग प्रक्रिया किसके अधीन आती है? कार्यपालिका के अधीन, विधायिका के अधीन या न्यायपालिका के अधीन? ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा सदन इसमें सबसे पहले प्रस्ताव लाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरे हर टॉपिक में कोई ना कोई क्लू है और उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मैं जहां जहां क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको रिमार्क करता जाऊंगा। तो अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद में सर्वप्रथम कौन सा सदन प्रस्ताव ला सकता है? तो ध्यान रखना, दोनों सदनों को समान विधायी अधिकार प्राप्त है, दोनों को इक्वल लीगल राइट प्राप्त है, यानी दोनों सदन समान रूप से अधिकार रखते हैं और दोनों में से कोई सा भी सदन पहले प्रस्ताव ला सकता है। यानी ये फिक्स नहीं है कि लोकसभा ही लाएगी, ये फिक्स नहीं है राज्यसभा लाएगी। अब मैं ये बात पे जोर क्यों दे रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान देना, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च और प्रमुख अधिकारी होता है राष्ट्रपति और देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों दोनों में फर्क है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पद का कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद में सर्वप्रथम अधिकार राज्यसभा के पास है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा लेके आएगी। मेरी बात को फिर दोबारा सुनना, उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद में सर्वप्रथम अधिकार राज्यसभा के पास है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा लेके आती है। लेकिन राष्ट्रपति में यह नियम नहीं है। राष्ट्रपति में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है।
तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत दोनों में से कोई भी कर सकता है, अर्थात दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, मतलब समान विधायी अधिकार प्राप्त है, यानी कोई भी कर सकता है। इसका मतलब जो सदन ये शुरुआत करेगा, जो इसे पेश करेगा, उसे हम प्रथम सदन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम सदन। और प्रथम सदन उसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण के आधार पर। यानी संसद में जो सदन सबसे पहले प्रस्ताव लेकर आएगा उसे हम प्रथम सदन कहेंगे। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन का दर्जा दिया गया है, राज्यसभा को द्वितीय सदन का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रथम सदन का मतलब लोकसभा नहीं है, यहाँ पे प्रथम सदन का मतलब हुआ कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ जो सदन सबसे पहले कार्रवाई करेगा, जो सदन सबसे पहले प्रस्ताव लेकर आएगा, उसे हम प्रथम सदन कहेंगे। यानी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा भी पहले पेश कर सकती है और राज्यसभा भी पहले पेश कर सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों को इक्वल लीगल राइट्स प्राप्त है, दोनों को समान विधायी अधिकार प्राप्त है, दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। यानी दोनों में से कोई भी सदन पहले पेश कर सकता है, और जो सदन इसे पहले पेश करेगा उसे हम कहेंगे प्रथम सदन। यानी ये पॉइंट क्लियर हो चुका कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा भी पहले प्रस्ताव ला सकती है या राज्यसभा भी ला सकती है। अब एक और नियम है, प्रस्ताव लाने के लिए नियम क्या है? इसके लिए 1/4 यानी 25% सदस्यों की लिखित सहमति चाहिए, लिखित हस्ताक्षर युक्त सहमति। यानी इसके लिए महाभियोग पत्र जारी तभी होगा अगर आप राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हो, उसने पद का दुरुपयोग किया है या नहीं किया, यह तय करने के लिए संसद में सांसदों को अधिकार है, वो प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन संसद में उस प्रस्ताव तभी चर्चा होगी जब उस सदन के 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए या महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखना, 25%। अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा की 25%, अगर लोकसभा है तो लोकसभा की 25%, यानी 1/4। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे फैक्ट्स बताते जा रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति को हटाने के अधिकार संसद के पास है, और ये प्रस्ताव दोनों में से कोई भी सदन पे ले ला सकता है, यानी लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। जो सदन पहले लेकर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रथम सदन। अब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को जारी करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? तो 1/4, ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है कि सहमति चाहिए एक तो लिखित में और एक हस्ताक्षर में। संसद में बहुत से सांसद होते हैं, अलग अलग पार्टियों के होते हैं। कोई सांसद राष्ट्रपति को हटाना चाहता है या उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाना चाहता है, तो किसी एक व्यक्ति की आवाज में या एक व्यक्ति की मांग पर कभी इस पर कार्रवाई नहीं होती। यानी लगभग 25% मेंबर राष्ट्रपति के खिलाफ ये काम करें। लेकिन बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। ऐसे नहीं है कि हम कह रहे कि संसद में मांग करेंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग लाएंगे। उसके लिए उन लोगों की लिखित में होनी चाहिए सहमति कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग किया है, हमारी मांग है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। इसलिए यानी आप सदन में अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं, प्रपोजल लाना चाहते हैं, तो वो रिटर्न में होना चाहिए और विथ सिग्नेचर होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो हटाने के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए? 1/4। किस में चाहिए? रिटर्न में चाहिए, विथ सिग्नेचर चाहिए। इसे कहेंगे हम महाभियोग बिल। अब महाभियोग बिल जब संसद में आप लेकर आते हो तो इसके लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? तो ध्यान रखना, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को आप हटाने जा रहे हो तो उसको भी तो बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस देना जरूरी है? दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 14 दिन पहले, और वो भी रिटर्न में देना होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आप ओरली या राष्ट्रपति के पास मैसेज पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। आपको रिटर्न में राष्ट्रपति के पास पत्र जारी करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो ताकि राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रख सके। तो दोस्तों ये भी एक संविधान में क्लॉज जोड़ा गया है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना जरूरी है? 14 दिन पूर्व।
राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद में प्रस्ताव लाने हेतु आवश्यक सदस्य संख्या, तो ध्यान रखना ही पड़ा 4। राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद के कौन से सदन को पहला अधिकार है, तो दोनों को बराबर अधिकार है, यानी समान अधिकार प्राप्त है। जो सदन इसको पहले लेके आएगा उसको हम यहाँ प्रथम सदन कहेंगे। यानी राष्ट्रपति को लोकसभा भी हटा सकती है सबसे पहले प्रस्ताव लाकर, या राज्यसभा ला सकती है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति के बाद ही हटाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव दोनों में से कोई भी पहले ला सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सहमति प्रस्ताव लाने के लिए दोनों को बराबर अधिकार है। अगर मान लो ये प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में आया तो यहां पर होगा अध्यक्ष, और अगर ये राज्यसभा में आया तो यहां पे होगा सभापति, क्योंकि हर सदन का पदाधिकारी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में अधिकार किसके पास है, संसद के पास, और संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है, 2 सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये कार्रवाई लोकसभा में पहले शुरू हो सकती है या राज्यसभा में हो सकती है, क्योंकि दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। अगर लोकसभा में होती है तो वहां का हेड कौन होगा, अध्यक्ष यानी चेयरमैन होगा, क्या नाम है, स्पीकर होगा, और अगर राज्यसभा है तो वहां पर चेयरमैन यानी सभापति होगा। लेकिन अध्यक्ष और सभापति इसका फैसला नहीं करेंगे, वो तो प्रस्ताव आया है। इसलिए अध्यक्ष या सभापति जो भी जिस सदन में कार्य होगी वह एक कमेटी गठित करेगा, एक जांच समिति। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया में, एक नया मोड आता है, ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में जो जांच समिति गठित होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो ये कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब वो 3 मेंबर कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, प्रेजेंट या रिटायर्ड कोई भी जज हो उसको इस टीम में शामिल किया जाता है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश। इसके अलावा तीसरा, कानून का ज्ञाता कोई भी व्यक्ति, अगर राष्ट्रपति ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, खंडन या अतिक्रमण किया है, तो ऐसी दशा में उसे भी हटाया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, और इसका निर्धारण पार्लियामेंट करती है। अब पार्लियामेंट ये चीज भी तो साबित करना होगा कि राष्ट्रपति ने रियल में पद का दुरुपयोग किया है या नहीं किया, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, इसीलिए एक जुडिशियल कमेटी गठित की जाती है, और उस जुडिशियल कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में न्यायिक समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों 3 होते हैं। 3 कौन कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज, किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज, और कानून का ज्ञाता कोई भी व्यक्ति। ऐसे 3 मेंबरों की कमेटी बैठेगी। अब ये 3 मेंबरों की जो कमेटी बैठेगी ये राष्ट्रपति पे लगे आरोपों की क्या करेगी, जांच करेगी कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग किया है या नहीं किया है। अगर दुरुपयोग किया है तो कमेटी रिकमेंडेशन कर देगी, अगर पद का दुरुपयोग नहीं किया है तो कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये कह देगी राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग नहीं किया है, और महाभियोग प्रक्रिया यही समाप्त हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति पे लगे आरोप सही है या गलत है, निराधार है या सही है, ये तय करती है जांच समिति। तो अगर रिपोर्ट में ये सिफारिश कर दे, ये रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में ये यस कर दे, यानी क्या कर दे, सिफारिश कर दे। ध्यान रखना दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में एक समिति गठित होती है, वो समिति जांच करेगी। अगर जांच में वो यस कर दे तो कार्रवाई शुरू होगी, अगर वो नो कर दे तो कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अब मान लो इसने सिफारिश कर दी, यस कर दी, तो जिस सदन में कार्रवाई शुरू हुई यानी प्रथम सदन, अब ये प्रथम सदन कौन हो सकती है, ये प्रथम सदन राज्यसभा भी हो सकती है या लोकसभा भी हो सकती है। अब आप कौन सी आप ये प्रथम सदन क्यों कह रहे हो, यहां पे प्रथम सदन का मतलब में लोकसभा नहीं है, या प्रथम सदन का मतलब है जिसमें कार्यवाही पहले शुरू हुई हो। दोस्तों आपके लिए मैं इसको बिल्कुल इजी चार्ट के रूप में बता रहा हूं ताकि आप एक एक पॉइंट समझ सके, और इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन उठा के पूछेगा। एक बार मैं चार्ट बना के आपके इसके बनने वाले क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, फिर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, और इनमें जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए उनको पॉइंट टू पॉइंट उतारना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आज मैं आपके लिए एक माइक्रो टॉपिक लेके आया हूं, और ये टॉपिक बहुत काम का है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, तो इसलिए ध्यान रखना जिसमें ये कार्रवाई शुरू हुई उस सदन को सबसे पहले बोलेंगे प्रथम सदन। यह सदन राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। तो मान लो अगर ये राज्यसभा है तो द्वितीय सदन कौन सा होगा, लोकसभा। और अगर पहला प्रथम सदन लोकसभा है तो ऑटोमेटिक द्वितीय सदन कौन होगा, राज्यसभा। अब यहां पर होगा मतदान, वोटिंग होगी। जैसा कि राष्ट्रपति पे आरोप लगे, पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव के बाद पदाधिकारी ने कमेटी बिठाई, कमेटी ने आरोपों की जांच करी, आरोप सही साबित हुए और कमेटी ने रिकमेंडेशन कर दिया, सिफारिश कर दी कि हाँ राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग किया है। उसके बाद पुनः ये सदन पे इस बिल पे चर्चा होगी और सदन उस पर मतदान कराएगा। सदस्य उससे पूछेगा कि राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग किया है, जांच में अप्रूवल मिल चुकी है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, अब राष्ट्रपति को रखना है या नहीं रखना है, यानी कैसे, अगर ये आरोप सही है तो हटाने के लिए क्या करना है, यानी इसके लिए वोटिंग होगी, यानी सबकी राय पूछी जाती है। और अगर ये राय यानी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है ये बिल, तो फिर ये द्वितीय सदन में जाएगा। अब आप कहोगे दोस्तों ये द्वितीय सदन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना अगर यहां पे राज्यसभा है तो ऑटोमेटिक द्वितीय सदन कौन हो जाएगा, लोकसभा। अगर लोकसभा है तो यहां पे कौन हो जाएगा, राज्यसभा। यानी जिसमें कार्रवाई बाद में हो। आपको समझने के लिए मैंने यहां प्रथम द्वितीय वर्ड जोड़ा है, ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर ये राज्यसभा में शुरू हुई तो बाद में किसमें जाएगी, लोकसभा में। अगर लोकसभा में शुरू हुई तो ये जाएगी राज्यसभा में। अब इनके पास ये प्रस्ताव आया है, प्रथम सदन ने मान लो उसको पारित कर दिया, राष्ट्रपति पे आरोप लगे और वो आरोप साबित हो रहे और यहाँ पे वोटिंग हुई, वोटिंग में ये पारित हो गया कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। तो द्वितीय सदन में इस मैटर पे होगा मतदान। क्या होगा दोस्तों, मतदान। अगर मतदान में ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। यानी रिमूवल ऑन द पोस्ट, पदच्युत कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति को पद से कैसे बेदखल किया जाता है, कैसे पद से हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक की शुरुआत में आपको कहा कि राष्ट्रपति देश का सर्वेसर्वा होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, राजा होता है, महामहिम होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, शासकीय प्रमुख होता है। हम उसे हटा ही नहीं सकते। वह 5 साल के लिए देश का शासन चलाता है, देश के समस्त सरकारी कार्य, शासकीय कार्य, संधि समझौते उसी के नाम से होते हैं। तो इसका मतलब राष्ट्रपति जब तक पद पे बना हुआ है हम उसके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकते। संविधान में क्लोज ये भी जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप केस दायर नहीं कर सकते, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, उन पे वो केस नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करेगा तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन हाँ ये बात सही है, जब तक राष्ट्रपति पद पर बना हुआ है तब तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसका कारण वह व्यक्ति नहीं है, वह पद है। यहाँ पे पद की वैल्यू है। राष्ट्रपति पद है जिसे हम देश का राजा मानते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख मानते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका उसी के अधीन आती है। इसलिए उस पद की महत्ता को देखते हुए हम उसके अगेंस्ट कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति पद पर आसीन हो चुका है तो क्या वह 5 साल तक अपनी मनमर्जी कर सकता है, नियमों की अवहेलना कर सकता है, पद का दुरुपयोग कर सकता है, संविधान के प्रावधानों का खंडन कर सकता है। ऐसा नहीं है। अगर यह साबित होता है कि उसने पद का दुरुपयोग किया है, नियमों की अवहेलना की है, तो ऐसी दशा में उस पे पहले जांच की जाएगी, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और फिर उसे हटाया जाएगा। और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। तो दोस्तों बहुत काम का टॉपिक था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभियोग प्रक्रिया किसके अंडर में आती है, संसद के अंदर में। और संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो सदन इस कार्रवाई को पहले शुरू करेगा उसे हम प्रथम सदन कहेंगे। दोनों सदनों को बराबर राइट प्राप्त है, यानी राज्यसभा भी कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है। लेकिन उसको हटाने से पहले आपके सदन में 25% लोगों की सहमति होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए और विद सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद आपको हटाने के लिए आपको राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज पहले, वो भी आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। और फिर इसके लिए एक कमेटी बैठेगी, कमेटी जांच करेगी। अगर जांच में कमेटी को लगता है कि राष्ट्रपति को लगे आरोप निराधार है तो ये प्रक्रिया यही खत्म हो जाएगी। और उन्हें लगता है कि हाँ राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग किया है
तो ऐसी दशा में वह सिफारिश कर देगी। अब जब ये सिफारिश करेगी तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देगी? जिस सदन में ये कार्रवाई शुरू हुई थी, यानी प्रथम सदन को, क्योंकि जिस सदन ने इसको अपॉइंट किया था वो उसी सदन को ये रिपोर्ट देगी। अब ये सदन राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। अगर राज्यसभा हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकंड हाउस लोकसभा हो गया, और अगर यह लोकसभा हो गया तो सेकंड हाउस राज्यसभा हो गया। अब यहां पर ये जब रिकमेंडेशन हो गया कि हाँ राष्ट्रपति ने पद का दुरुपयोग किया है, तो यहां पर राष्ट्रपति को हटाने का काम शुरू होगा और उसके लिए वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ये सेकंड हाउस में जाएगा, और अगर सेकंड हाउस ने भी इसको पारित कर दिया तो फिर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है कि पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, लेकिन ये एक ऐसा बिल है जिस पर कभी राष्ट्रपति साइन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हो और उसकी राय पूछोगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो ध्यान ना, अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है तो संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव लाया जाएगा, और जब ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो थी बेसिक बात है। अब आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, यानी आज तक किसी भी राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगे हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक भारत के इतिहास में, भारत के संविधान के इतिहास में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है? तो ध्यान रखना, किसी पर भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू होती है तो क्या राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होता है? नहीं, राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है। तो यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं भी रख सकता है या अपने वकील के माध्यम से भी रख सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को जांच आयोग के सामने बैठना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, नहीं। जब तक राष्ट्रपति हटता नहीं तब तक वह उस पद पर आसीन रहेगा और उस पद की महत्ता बनी रहेगी, यानी आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे देता जब तक वह इस पद पर बना रहेगा, जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है। तो यह ना, राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से रख सकता है। तो आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया और राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो कोई राष्ट्रपति बना, 2 साल 3 साल तक वो इस पद पर रहा और उसने पद का दुरुपयोग किया और बाद में उसको हटा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। तो क्या जब तक वो पद पर बना रहा और तब तक उसने जितने भी कार्य किए तो क्या वो इनवैलिड माने जाएंगे? नहीं। तो एक नियम ये भी जाएगा, राष्ट्रपति जब तक पद पर बना हुआ रहता है और तब तक उसने जितने भी प्रशासनिक कार्य किए वो सारे वैलिड माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। यानी राष्ट्रपति के हटने के बाद उन कार्यों को आप नहीं बैन कर सकते, ये भी एक नियम है। तो आप सब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आप नोट करते जाना। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 61 में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग 5 में है। फिर क्वेश्चन आ सकता है, महाभियोग प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली? तो ध्यान रखना, अमेरिका से ली है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया किसके अधीन आती है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका के अधीन आती है। और विधायिका में भी कौन सी विधायिका के अधीन आती है? तो केंद्रीय विधायिका के अधीन आती है। यानी राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार केवल संसद के पास है। अब जब संसद का नाम आता है तो आपके मन में एक प्रश्न हो रहा है कि संसद के तो 2 सदन होते हैं, कौन करता होगा? तो ध्यान रखना, दोनों सदनों को बराबर अधिकार है। अब जब ये महाभियोग प्रक्रिया संसद में शुरू होती है तो इसे राज्यसभा भी पहले शुरू कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है, यानी शुरू करने का अधिकार दोनों को बराबर है, यानी समान विधायी अधिकार प्राप्त है, इक्वल लीगल राइट प्राप्त है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न बना हुआ है दोस्तों कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संसद में सबसे पहले प्रस्ताव कौन सा सदन लाता है? तो ध्यान रखना, दोनों सदनों को बराबर अधिकार है, कोई भी ला सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आता है ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों में से कोई भी, ऑप्शन डी दोनों नहीं। तो आपको टिक मारना है सी ऑप्शन को, क्योंकि दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों को बराबर अधिकार है। लेकिन वो प्रस्ताव तभी आएगा जब उस सदन के, संसद के नहीं, उस सदन के जिसमें आप कार्रवाई शुरू करने जा रहे हो, उस सदन के 1/4 मेंबर राष्ट्रपति के अगेंस्ट प्रस्ताव लेकर आए। और वो प्रस्ताव लाने के बाद आपको 14 दिन पहले, क्योंकि उस पर कार्रवाई तभी शुरू होगी जब आप राष्ट्रपति को भी नोटिस दो, उसको भी सूचना दो, इन्फॉर्मेशन दो, इसलिए आपको कितने दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले, वो भी रिटर्न में। तो क्वेश्चन एक और आता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में राष्ट्रपति को कितना दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है? तो ध्यान रखना, 14 डे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में जांच समिति होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं? ध्यान रखना, 3। अगर ये समिति नो करती है प्रक्रिया खत्म हो जाती है, अगर ये यस करती है तो प्रक्रिया आगे शुरू हो जाती है। फिर मतदान होता है, मान लो प्रथम सदन ने मतदान कर दिया और वो पारित भी हो गया, तो ये फिर किसके पास जाएगी? द्वितीय सदन। मान लो द्वितीय सदन ने इसको पारित कर दिया तो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, उसे आप हटा नहीं सकते। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको यहाँ यस चाहिए, यहाँ यस चाहिए और यहाँ यस चाहिए। ये अपनी सहमति 2/3 बहुमत पारित कर सकता है, ये यस में करता है।
तो इस तरह से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों ये बहुत काम का टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक था और इसमें से हर बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए एक यूनिक टॉपिक लेके आया था। लॉकडाउन के दौरान आप घर पे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ रहिए, सबको बचा के रखिए, लेकिन पढ़ाई नियमित करते रहें। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इसलिए गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी आपके लिए तत्पर है और आपकी पढ़ाई के लिए चिंतित है, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। आप इस वीडियो को पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।